Good morning student. Today we continue the lecture cell और सेल में सेल ऑर्गेनेल्स को अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके पहले प्रीवियस क्लास में अपन जो है लाइसोसोम के बारे में डिस्कस किए थे और राइबोसोम को डिस्कस किए थे, ठीक है। तो आज इंपॉर्टेंट सा सेल ऑर्गेनेल्स डिस्कस करेंगे, उसको बोलते हो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस करेंगे और माइटोकॉन्ड्रिया के बाद जो है वैक्यूल वगैरह को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और बाकी सेल ऑर्गेनेल जो बच रहे हैं उसको अपन जो डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कहाँ तक होता है, ठीक है। तो एक मैं छोटा सा डायग्राम बना दूंगा, ठीक है। वो आपको नहीं बनाना है बार बार इधर। और एक इस तरीके का स्ट्रक्चर है सेल का, और दिस वन इज न्यूक्लियस। बाकी सब सेल ऑर्गेनेल आपको पता है कौन सा सेल ऑर्गेनेल बन रहा है, क्या है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके का स्ट्रक्चर अपन ड्रॉ कर रहे हैं। दिस वन इज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और बाकी छोटे छोटे वैक्यूल भी हैं। राइबोसोम वगैरह को अपन डिस्कस कर लेंगे, आप सब कुछ जानते हो, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे हेडिंग में बना रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट माइटोकॉन्ड्रिया है, सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया से जो है पूछा है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का ध्यान से समझेंगे और माइटोकॉन्ड्रिया को मतलब समझेंगे कि इसका क्या क्या फीचर है, और जो है देखते हैं क्या क्या है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में डिस्कवर बाय कोलिकर ने डिस्कवर किया, ठीक है। टर्म गिवन बाय, टर्म कौन दिया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम कौन दिया, टर्म गिवन बाय सी बेंडा। अल्टमान कॉल्ड बायोप्लास्ट। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा कि बायोप्लास्ट किसका नाम है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, ठीक है। तो अल्टमैन एक साइंटिस्ट है, उसने बायोप्लास्ट बोला। नेक्स्ट पॉइंट, अल्टमैन कॉल्ड बायोप्लास्ट। बायोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। अल्टमान ने एक टर्म यूज किया, ठीक है। साइज, माइटोकॉन्ड्रिया की साइज देखते हैं, साइज। तो साइज कितना होगा, 0.1 to 0.2 माइक्रोन मीटर। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर है, ठीक है। लेंथ कितना दिया है, लेंथ तो लेंथ को लिखेंगे 1 माइक्रोन मीटर, 1.0 to 4.1 माइक्रोन मीटर लेंथ है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का। शेप कैसा होगा, तो सिलिंड्रिकल शेप में होगा, या सॉसेज लाइक, या रॉड लाइक, या सिलिंड्रिकल, ठीक है। तो ये कुछ हुआ, ठीक है। पॉइंट और लिखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। इट इज डबल मेम्ब्रेन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड
cell organelles. It also called powerhouse of cell. It also called powerhouse of cell. Next one लिखेंगे. It is a prokaryotic in origin. It is prokaryotic in origin. सबका मतलब अपन जो है समझेंगे कि प्रोकैरियोटिक ओरिजिन क्यों बोल रहे हो, ठीक है. नेक्स्ट वन लिखेंगे. It contain It contains 70S ribosome and circular double-stranded DNA. ठीक है, DS-DNA समझ पा रहे हो ना? D का मीन्स क्या है? डबल, और S का डबल स्ट्रैंडेड DNA. ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है? 70S राइबोसोम है और डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है. ठीक है. देखो इसको यहीं पे अपन जो है डिस्कस कर लेना. अपन पॉइंट लिखे हैं. तो इट इज प्रोकैरियोटिक इन ओरिजिन. इट कंटेन्स 70S राइबोसोम एंड सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक ओरिजिन क्यों बोल रहा हूं? मींस ये बोला जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट से डेवलप हुआ है, प्रोकैरियोट से इवॉल्व हुआ है. तो उसका मतलब क्या है? तो यही से अपन जो है समझ लेते हैं उसका मतलब क्या है. प्रोकैरियोटिक इन ओरिजिन क्यों बोल रहे हो या प्रोकैरियोटिक नेचर क्यों बोल रहे हो माइटोकॉन्ड्रिया को. ठीक है, तो देखते हैं. मैं इन लोगों को इधर से हटा रहा हूं. अगर अपन बोल रहे प्रोकैरियोटिक ओरिजिन, तो देखते हैं. अगर मान लो कि मैं एक नॉर्मल सा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर इस तरीके से ड्रॉ कर दिया. एक माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया. ठीक है, दिस वन इज माइटोकॉन्ड्रिया. आप भी डायग्राम को अच्छे से बनाएंगे. ठीक है, और यहाँ पे एक मैंने जो बैक्टीरियल सेल बना दिया. बैक्टीरियल सेल, दिस वन इज बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल कोई सा भी हो सकता है. सेल, और किसका मैं डायग्राम बना हूं? बैक्टीरिया का. ठीक है, तो प्रोकैरियोट देखो. प्रोकैरियोटिक सेल में अपन प्रोकैरियोट को पहले डिस्कस कर चुके हैं. प्रोकैरियोटिक सेल में क्या प्रेजेंट है? तो इसका भी इस तरीके का प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड है, और दिस वन इज मीजोसोम. अपन ये सब पहले कर चुके हैं. मीजोसोम माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है. ठीक है, इट इज एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया. अभी लिख देंगे पॉइंट में. मेन फोकस करना है कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बैक्टीरिया से इवॉल्व हुआ. तो प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरियल सेल में इस तरीके का डीएनए है, इस तरीके का, और दिस वन इज सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. और यहाँ पे इसका क्या प्रेजेंट है? तो राइबोसोम प्रेजेंट है. और राइबोसोम किस टाइप का है? तो अपन बोलते हो 70S टाइप का. ठीक है, और ये क्या है? अपन बोलते हो
सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। कितना क्लियर हो रहा है? ठीक है, यहां पे भी सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिल रहा है। और माइटोकॉन्ड्रिया के केस में अपन देख रहे हैं कि यहां पे क्या जो है प्रेजेंट है, तो इस तरीके का माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी एक कंडीशन जो है प्रेजेंट होता है, दिस वन इज। और ये भी क्या है, सर्कुलर डीएनए। और यहां पे क्या प्रेजेंट है, तो अपन बोल रहे हो राइबोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, तो दिस वन इज राइबोसोम। और कौन सा राइबोसोम? 70S राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम अपन पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में। और दिस वन इज डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। ऐसे लिख सकते हैं, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। यहां पे भी वही चीज मिल रहा है। ठीक है, तो दो ऐसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस है जो ये प्रूव करते हैं, और बाकी कई सारे हैं, लेकिन दो ऐसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस यहां से मिला जो प्रूव करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो बैक्टीरिया से डेवलप हुआ है। क्योंकि जब जिस समय बैक्टीरिया था तो उस समय ह्यूमन बीइंग नहीं था, जैसे हम लोग भी नहीं थे, तो हम लोग को भी मतलब या कोई साइंटिस्ट नहीं था तो उन लोग को भी नहीं पता है कि हाँ यार बैक्टीरिया से इवॉल्व हुआ है, कि ऐसी हाइपोथेसिस दे दिया गया। तो कुछ जो है हाइपोथेसिस बाद में प्रूव किया कि हाँ माइटोकॉन्ड्रिया जो है बैक्टीरिया से निकला हुआ है। कैसे प्रूफ हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया से जो है डिराइव हुआ या इवॉल्व हुआ या बना हुआ, उससे निकला हुआ है? कैसे प्रूफ हुआ? तो सिमिलरिटी देखा गया कि बैक्टीरियल सेल में भी, प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरियल सेल में भी सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलता है और 70S राइबोसोम मिलता है। सेम टू सेम यही चीजें स्टूडेंट माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है, 70S राइबोसोम और सर्कुलर डीएनए। ठीक है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये दो एविडेंस ऐसे जो है जो ये प्रूव करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया ओरिजिनेट फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, ये दो ऐसे एविडेंस हैं जो प्रूव करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट से इवॉल्व हुआ है, प्रोकैरियोट से डेवलप हुआ है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पे जो भी पॉइंट लिखे हैं, इट इज प्रोकैरियोटिक इन ओरिजिन। अगर आपको कोई कहीं पे पूछ रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रोकैरियोटिक ओरिजिन, तो क्या बोलेंगे आप? बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया हैज टू स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट प्रूव दैट इट्स ओरिजिन इज प्रोकैरियोटिक इन नेचर। ठीक है, दो माइटोकॉन्ड्रिया के ऐसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस हैं जो ये प्रूव करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट से डेवलप हुआ है, डिराइव हुआ है या ओरिजिनेट हुआ है। तो आप बता पाएंगे? ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट था, तो आप इस डायग्राम से जो है समझ पाएंगे को रिलेट करके। ये सब बुकलेट वगैरह में नहीं रहता, तो यहाँ पे समझने की आप कोशिश करेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट अपन लिखते हैं, कुछ और पॉइंट अपन इसमें लिखते हैं, फिर माइटोकॉन्ड्रिया कैसे काम करता है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं इन लोग को हटा रहा हूँ यहाँ से, या इसको हटा रहा हूँ, देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर अलग अलग हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर अलग हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया की साइज बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। अगर कोई सेल ज्यादा फंक्शन कर रहा है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर क्या हो सकता है? ज्यादा हो सकता है। अगर कोई सेल की फंक्शनिंग स्लो है या कम है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर क्या हो सकता है? कम हो सकता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है वेरिएबल होता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक पॉइंट लिखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय बाइनरी फिजन। ठीक है, पॉइंट लिखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन से माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड होता है। जैसे अगर कोई इस तरीके का सेल है, ठीक है, और सेल में सेल का जो है न्यूक्लियस है, ठीक है, तो और ये सब जो है क्रोमोसोम वगैरह है, जो भी है, मैं कम ही बना रहा हूं। और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है,
दिस वन इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो जब सेल डिवाइड होना होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी डिवाइड हो जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की रिक्वायरमेंट हर एक सेल में जो है जरूरी है। ठीक है, तो जैसे सेल को डिवाइड होना है तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड हो जाता है, और एक कंडीशन इस तरीके से आएगा, ये इस डायग्राम को यहाँ पे बनाएंगे अपन। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है यहाँ ऐसे। ठीक है, और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम वगैरह है, और दिस वन इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया दो पार्ट में डिवाइड हो गया बाइनरी फिजन से। तो अभी माइटोकॉन्ड्रिया कितना बन गया, तो अपन बोल रहे दो जो है डेवलप हुआ माइटोकॉन्ड्रिया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया डेवलप हुआ। उसके बाद जो न्यूक्लियस वगैरह डिवाइड होना स्टार्ट कर देता, और फर्दर जो है न्यूक्लियस भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट डायग्राम इस तरीके से आएगा, और ये न्यूक्लियस भी डिवाइड हो गया यहाँ पे इस तरीके से, दो पार्ट में न्यूक्लियस वगैरह डिवाइड हो गया, और माइटोकॉन्ड्रिया भी इधर जो है प्रेजेंट है इस तरीके से। दिस वन इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और फाइनल यहाँ से सेल डिवाइड होता है कॉन्स्ट्रिक्शन से। ठीक है, अपन आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे कि कैसे सेल जो डिवाइड होता है, और इस तरीके से सेल डिवाइड होता है, और इस ग्रुप को बोलते हो सेल फरो। ठीक है, दिस ग्रुप इज सेल फरो बोल रहे हो। प्लांट सेल रहता है तो सेल प्लेट बनता है। ठीक है, वो सब यहाँ भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अपन सेल डिवीजन में करेंगे। अब यहाँ से दोनों, यहाँ से पूरा डिवाइड हो गया तो कितना बन गया, एक सेल से दो सेल बन गया। ठीक है, एक सेल से कितना सेल बन गया, दो सेल बन गया, और दिस वन इज न्यूक्लियस, और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है, सॉरी इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल, और यहाँ पे भी एक सेल बना, और ये जेनेटिक मटेरियल वगैरह है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो है ट्रांसमिट हो गया है। ठीक है, दिस वन इज माइटोकॉन्ड्रिया, दिस वन इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप देख रहे हैं कि एक सेल से माइटोकॉन्ड्रिया कैसे दूसरे सेल में जा रहा है। इतना क्लियर हुआ सबको। ठीक है, तो अपन बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया बाइनरी फिजन से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो ये डायग्राम को आप जो है समझ के रखेंगे। ठीक है, और अगर माइटोकॉन्ड्रिया का कैरेक्टर पूछ रहा है तो इसमें ये बना के आप डाल के तुरंत जो है डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, मैं डाल रहा हूं लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट अपन लिख रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एक तरीके का सेमी ऑटोनॉमस बॉडी है। उसका मतलब समझ लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज सेमी ऑटोनॉमस बॉडी, सेमी ऑटोनॉमस बॉडी। इसका मतलब क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनॉमस बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनॉमस बॉडी है। इसका मतलब देखो क्या है, सेमी का मीन्स देखो क्या होता है, सेमी का मीन्स होता है आधा, ऑटोनॉमस मीन्स डिपेंडेंट। ठीक है, मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया हाफ डिपेंडेंट है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे अगर इसी डायग्राम की अपन बात कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए यहाँ पे अपन बनाया, माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम है, और यहाँ पे इस तरीके का जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए वगैरह, इसका न्यूक्लियस डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए है और खुद का राइबोसोम है, तो क्या करेगा, वो अपना कुछ प्रोटीन बना पाएगा। ठीक है, क्योंकि राइबोसोम भी है और डीएनए है, तो डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, आरएनए से क्या बनता है, अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड जुड़ के क्या बनाते हैं, प्रोटीन। ठीक है, अपन उसको बहुत पहले जो है क्लास में किए। अपन यहाँ, आप यहाँ पे देखोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम है, तो क्या करेगा, कुछ प्रोटीन खुद से बना लेता है। और देखिए न्यूक्लियस में भी अपना डीएनए और यहाँ पे जो है राइबोसोम है,
तो देखिए क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम है। तो कुछ चीजें खुद से, कुछ प्रोटीन वगैरह खुद से बना लेता है, और कुछ के लिए किस पे डिपेंड रहता है, न्यूक्लियर डीएनए पे। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज सम प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ देयर ओन डीएनए। ठीक है, फॉर अदर प्रोटीन इट डिपेंड ऑन न्यूक्लियस डीएनए। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कुछ प्रोटीन को, कुछ चीजों को खुद से बना लेता है, लेकिन कुछ के लिए किस पे डिपेंड रहता है, न्यूक्लियस के डीएनए पे। ठीक है, अगर कुछ चीजें खुद से बना लेता है, कुछ के लिए किस पे डिपेंड है, न्यूक्लियस के डीएनए पे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस बॉडी। ठीक है, मींस पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है। अगर पूरी तरीके से डिपेंडेंट रहता है तो माइटोकॉन्ड्रिया अपने लिए सब कुछ बना पाता है। ठीक है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का जो भी डीएनए है उस पे उस तरीके का जीन नहीं प्रेजेंट है ताकि सब कुछ बना पाए। ठीक है, इसीलिए कुछ चीजें खुद से बना लेता है और कुछ के लिए न्यूक्लियस डीएनए पे डिपेंड रहता है। इसीलिए अपन बोलते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया इज सेमी ऑटोनॉमस बॉडी। अगर सब कुछ बना लेता है तो क्या सेमी अपन टर्म यूज करते हैं क्या, नहीं करते। अपन बोलते हो माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑटोनॉमस बॉडी, ऐसे बोल देते हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया ऑटोनॉमस बॉडी नहीं है, कैसा है, सेमी ऑटोनॉमस बॉडी। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज सम प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ देयर ओन डीएनए एंड फॉर अदर इट डिपेंड ऑन न्यूक्लियर डीएनए। ठीक है, तो क्लियर हो रहा है कि कुछ अपने से बना लेता है और कुछ प्रोटीन के लिए न्यूक्लियस के डीएनए पे डिपेंड रहता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हो इट इज सेमी ऑटोनॉमस बॉडी। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, सेमी ऑटोनॉमस बॉडी, प्रोकैरियोटिक इन ओरिजिन। ठीक है, तो आपको भी क्लियर कट आंसर जो है पता होना चाहिए, ये नहीं कि पढ़ लिया पता ही नहीं है, तो ये नहीं, क्योंकि ये सब सेल ऑर्गेनिज काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है यहाँ से क्वेश्चन जो है बनने के लिए हमेशा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, आपको कुछ चीजें पता चल गया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज, ये तो पता चल गया। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, ये सब जो है आपको पता चल गया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देख रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में और क्या क्या कंडीशन है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और किस में हेल्प करता है, तो अपन बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब साइकिल में हेल्प करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया किस में हेल्प करता है, क्रेब साइकिल में। और किस में हेल्प करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। ठीक है, तो उस पॉइंट को अपन लिख दे रहे हैं, फिर माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को अपन जो है दिखा दे रहे हैं, फिर आपको जो है और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल सिलेबस में नहीं, ठीक है। क्रेब साइकिल अपन जब 10th में जाएंगे तो अपन करेंगे, या जब कभी ऐसा डिमांड आएगा तो अपन आगे कर देंगे। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एनर्जी जो है डेवलप होता है। ठीक है, और रेस्पिरेशन का एक प्रोसेस है जिसमें एनर्जी डेवलप होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन क्रेब साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड electron, it is also a process, and electron transport system, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, ETS, या कई जगह ETC लिखा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या अपन क्या लिखेंगे ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें हेल्प करता है, क्रेब साइकिल में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, बीटा ऑक्सीडेशन में, फैट को तोड़ने में भी माइटोकॉन्ड्रिया जो हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन कैसे, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे काम करता है, क्यों माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोल रहे हो। ठीक है, तो देखते हैं, लोग हटा रहा हूं यहाँ से। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे और मेंशन कर रहे हैं, ये मेसोसोम वाला, कि माइटोकॉन्ड्रिया इज मेसोसोम इज एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, लिख लो यहीं पे। मेसोसोम कहाँ पे मिल रहा है, बैक्टीरिया मिल रहा है, प्रोकैरियोटिक सेल में मिल रहा है। तो अपन लिख रहे हैं मेसोसोम इज एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया।
ठीक है। अब मेसोसोम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फोल्डिंग है। जैसे इस तरीके का कोई बैक्टीरियल सेल है तो बैक्टीरिया का क्या होगा? सेल वॉल, ठीक है। और सेल वॉल के बाद क्या होगा? तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर में लिखा हो लेकिन वो क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये जो फोल्डिंग है ना, दिस वन इज मेसोसोम, दिस वन इज व्हाट? तो आपको क्लियर होना चाहिए मेसोसोम क्या है। कुछ नहीं है, इट इज अ फोल्डिंग ऑफ क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिंपल सा है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि मेसोसोम कहाँ पे है, कहाँ पे मिला? प्रोकैरियोटिक सेल में मिला, बैक्टीरिया में मिला। और किसके एनालॉगस है? एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। मींस क्या कि मेसोसोम सेम टू सेम माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है, ठीक है। जो काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है वही काम मेसोसोम जो है करता है, ठीक है। तो देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया कैसे काम करता है। इसको मैं हटा रहा हूं यहां से। अब बोर्ड पे देखेंगे, फिर अपन समझ लेंगे, फिर उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट को, जो भी पॉइंट होंगे उनको अपन जो है मेंशन करेंगे। पहले समझ लेंगे क्या क्या है, ठीक है। आप थोड़ा सा ध्यान देके देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले उसके बाद अपन समझ लेंगे तो मैं पॉइंट जो है मेंशन करा दूंगा, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से कंडीशन है, एक माइटोकॉन्ड्रिया को मैं बना रहा हूं। आपका भी डायग्राम थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि क्लियर रहे, ठीक है चीजें। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है इस तरीके का, और माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। कैसा सेल ऑर्गेनेल है? तो अपन बोलते डबल मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। तो दिस वन इज माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया का कौन सा मेम्ब्रेन है? तो आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिखा, पूरा लिखा। आउटर मेम्ब्रेन हो गया। और ये कौन सा है? तो अपन बोलो इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन हो गया और इनर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन है। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है वो कई जगह जो है फोल्डेड रहता है, तो इस फोल्डिंग को भी अपन कई जगह बना सकते। तो इस तरीके से मैं फोल्डिंग को भी ड्रॉ कर ले रहा हूँ, इस तरीके से। तो आपको समझ में आ गया ये फोल्डिंग है। और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच के जो ये खाली जगह है, दिस वन इज इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, या इसको बोलते हो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। दिस वन इज पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। मीन्स दो मेम्ब्रेन के बीच का जगह है उसको बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। यहाँ पे मैं डीएनए वगैरह को राइबोसोम को नहीं बनाऊंगा, ठीक है, उनका विशेष कोई काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो डायरेक्ट समझते हैं। अब देखो जो भी ये फोल्डिंग रहता है, दिस फोल्डिंग इज कॉल्ड क्रिस्टी। इस फोल्डिंग को अपन क्या बोलते हो? तो बोल रहे हो क्रिस्टी। दिस फोल्डिंग इज कॉल्ड व्हाट? क्रिस्टी, ठीक है। और यहाँ पे डस्ट लाइक पार्टिकल प्रेजेंट रहते हैं, इस तरीके से डस्ट लाइक पार्टिकल, इस तरीके से डस्ट लाइक पार्टिकल। अगर इस डस्ट लाइक पार्टिकल को अपन सही से बनाएंगे तो डस्ट लाइक पार्टिकल इस तरीके से जो है दिखाई देता है। मैं यहाँ पे इस तरीके से बना रहा हूँ, डस्ट लाइक पार्टिकल इस तरीके से दिखाई देता है। इसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है, और ये स्ट्रक्चर है, और उसका बेस भी रहता है। इसको अपन जो है बेस बोल रहे हो। इधर भी अपन इस तरीके से बना सकते हैं,
और ये बेस है। और इस डस्ट लाइक पार्टिकल में कौन सा पार्ट है, इसको डस्ट लाइक पार्टिकल बोल रहे हो, तो मैं इसको थोड़ा बाहर यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके का जो है डायग्राम आएगा इसका। और दिस वन इज क्या क्या है, तो इस तरीके का एक पार्ट है, हेडलाइट, ये पार्ट है। तो इसको अपन बोलते हो, ध्यान से देखते रहो आप, ठीक है। इसको अपन बोलते हो F1 पार्टिकल, या इसी का दूसरा नाम है ऑक्सीजोन, ठीक है। और इसको अपन क्या बोलते हो, FO पार्टिकल, ठीक है। और जो ये बीच का जो स्टॉप लाइक है, इसको स्टॉप बोलते हो, स्टॉप, जो F1 पार्टिकल या ऑक्सीजोन को FO से जोड़ता है, ठीक है। और F1 पार्टिकल या ऑक्सीजोन को हेड भी बोलते हो, क्या बोलते हो, हेड बोल, ठीक है। और FO पार्टिकल या इसको क्या बोल सकते हो, टेल बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का कंडीशन, F1 पार्टिकल FO पार्टिकल, समझना है। हेड के कुछ पार्ट में, हेड जो है 5 सब यूनिट से मिलकर बना है, उतना अपन जो अंदर नहीं जाएंगे, आपके लेवल पे उतना नहीं, 5 सब यूनिट से मिलकर बना है। हेड के पार्ट में एंजाइमेटिक, कुछ पार्ट में एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पार्ट में एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी होती है, और वो एंजाइम का जो नाम है उसको बोलते हो एटीपी सिंथेज। वो क्या करता है, बोर्ड पे देखिए, तो जब प्रोटॉन यहाँ से पंप होके हेड से निकलता है, बोर्ड पे ध्यान से देखते हो, इसी चीज को अभी अपन यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। थोड़ा मतलब यहाँ पे पहले मैं बोल दे रहा हूँ, जब प्रोटॉन, बोर्ड पे देखो, जब प्रोटॉन FO से होके हेड से निकलता हुआ फिर यहाँ पे पहुंचेगा H+, उसी टाइम पे देखो क्या होता है कि यहाँ पे ADP+PI मिलके क्या फॉर्म कर लेता है, तो अपन बोलते हो ATP। और ATP क्या होता है, एनर्जी होता है, एनर्जी। और इसी को लेके अपन जो काम करते हैं, इतना क्लियर हुआ। जब प्रोटॉन FO से निकलेगा, FO से होता है वो हेड से निकलेगा, उसी टाइम पे ADP PI जुड़ के क्या बनाएगा, ATP। और यहाँ पे एक अच्छा सा एंजाइम काम करता है, यहाँ पे एंजाइम, और इस एंजाइम के प्रेजेंस में ATP जो है फॉर्म होता है। उस एंजाइम का नाम क्या है, तो अपन बोलते हो ATP सिंथेज, ATP क्या, ठीक है। आपको समझ में आ रहा। अब कैसे ATP बना, उसको यहाँ पे अपन जो फोकस करेंगे, कैसे ATP बना। तो आप बोर्ड पे देखो सबसे पहले क्या होता है, इनर जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन लगा होता है, इनर जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है इसमें प्रोटीन लगा होता है। अब इस चीज को आप यहाँ पे अपन जो समझेंगे कि कैसे ATP फॉर्म हुआ, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कंटेन प्रोटीन, दैट प्रोटीन कॉल्ड कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। इनर जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे प्रोटीन लगा रहता है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। तो कितना कॉम्प्लेक्स होता है, तो 4 कॉम्प्लेक्स। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कंटेन 4 कॉम्प्लेक्स। कितने कॉम्प्लेक्स, 4। तो इस तरीके से 1 2 3 और यहाँ पे अपन बना दे रहे 4, 4 कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, सिंपल प्रोटीन होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मीन्स क्या, प्रोटीन, ये नहीं कि कोई बहुत बड़ी चीज, ऐसा कुछ नहीं है। कॉम्प्लेक्स मीन्स प्रोटीन, ठीक है। तो इनर में माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे कॉम्प्लेक्स जो है लगे रहते हैं। अगर कोई बोल रहा है कि इनर मेम्ब्रेन कितना कॉम्प्लेक्स कैरी करता है, तो बोलते हो 4 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और अपन जो है आगे जाएंगे, बड़ी क्लास में जाएंगे, तो कॉम्प्लेक्स का नाम अपन याद रखेंगे। यहाँ पे आपको उतना मतलब नहीं है, लेकिन आपको जानना है कि कैसे ATP जो है फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं, कौन कौन से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 1 का दूसरा भी नाम है
NADH डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, FADH डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, थर्ड कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम B2C1 कॉम्प्लेक्स, और फोर्थ कॉम्प्लेक्स का नाम है साइटोक्रोम A2A3 कॉम्प्लेक्स। इतना नहीं जानना है, ठीक है, यानी कि ये आपके लेवल पे नहीं है, ठीक है, लेकिन आप इतना जानेंगे हाँ यार 4 कॉम्प्लेक्स लगे रहते हैं, यानी कि 4 प्रोटीन लगे रहते हैं, कहाँ पे, इनर मेम्ब्रेन पे, ठीक है। चलो, और करते क्या है, देखो क्या क्या करेंगे। तो जो ये कॉम्प्लेक्सेस है ना, ये प्रोटॉन को पंप करते हैं, प्रोटॉन को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन को पंप कर रहे हैं, और इस स्पेस को अपन बोलते हो मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस स्पेस पे, पूरे स्पेस पे जो खाली जगह है, तो दिस वन इज व्हाट, तो अपन बोलते हो मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया का लिक्विड पार्ट है, ठीक है। तो मैट्रिक्स बोल रहे हो, और देखते हैं कैसे एटीपी जो फॉर्म हो रहा है। तो देखिए मैट्रिक्स में खूब सारे जो प्रोटॉन रहते हैं, खूब सारे क्या रहते हैं, तो प्रोटॉन रहते हैं, खूब सारे प्रोटॉन, ठीक है, कई सारे प्रोटॉन मैट्रिक्स में रहते हैं, ठीक है। और यही प्रोटॉन इस कॉम्प्लेक्स से पंप होके कहां पे आ जाते हैं, इस माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में है, यही सब प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन pump out inside of पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस with the help of this complexes, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 1 से भी प्रोटॉन कई सारे पंप होके कहां पे आ गए, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आ गए, इस जगह पे आ गए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 2 से पंप नहीं होते क्योंकि इसका जो लोकेशन है वो इनर साइड में होता है, तो ये प्रोटॉन को पंप नहीं कर पाता है, ठीक है। तो 2 से नहीं कोई प्रोटॉन पंप होता है। 3, 4 से प्रोटॉन जो है पंप होके कहां पे आ जाते हैं, तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आ जाते हैं, इस तरीके से। 4 से भी ये सब प्रोटॉन जो है पंप होके यहाँ पे आ गए इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। थोड़ा स्पेस को आप बड़ा बनाना, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि अब कई सारे प्रोटॉन जो है इस स्पेस में आ गए, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। ऑल प्रोटॉन मूव टुवर्ड द क्रिस्टी, हर एक प्रोटॉन क्रिस्टी के साइड में मूव करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ऑल प्रोटॉन मूव टुवर्ड द क्रिस्टी, हर एक प्रोटॉन क्रिस्टी के साइड में मूव करके आता है। तो देखो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ एरो से, ऑल प्रोटॉन मूव टुवर्ड क्रिस्टी, ठीक है। थोड़ा डायग्राम इस तरीके से होगा, आप इनर मेम्ब्रेन को थोड़ा चौड़ा बनाना, ठीक है, तो थोड़ा डायग्राम और अच्छे से है। ऑल प्रोटॉन मूव टुवर्ड द क्रिस्टी, ये पूरा का पूरा प्रोटॉन क्रिस्टी के साइड में मूव करके जाता है। और यहाँ पे अगर खूब सारे प्रोटॉन एक जगह आ गए तो क्या करने लगते हैं, फोर्स डेवलप कर देते हैं, ठीक है। ऑल प्रोटॉन मूव्स टुवर्ड द क्रिस्टी एंड क्रिएट ए फोर्स, ठीक है। सब के सब प्रोटॉन क्रिस्टी पे आ जाते हैं और ये एक फोर्स जनरेट करने लगते हैं। दिस फोर्स इज कॉल्ड PMF, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। एक तरीके का फोर्स है जो प्रोटॉन की वजह से डेवलप होता है। प्रोटॉन मोटिव फोर्स इतना तेज रहता है कि यहां से इस FO से जो यहाँ बनाया हूं, यहाँ पे FO और ये हेड F1। तो अब देखो इसी चीज को अपन यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूँ FO और F1 नहीं लिखा हूँ, मैं बाहर लिख रहा हूँ। प्रोटॉन मोटिव फोर्स इतना तेज रहता है कि ये प्रोटॉन यहाँ से मूव करके फिर जहां से आया था वहीं पे आ गया, ठीक है। कहां से निकला था, मैट्रिक्स से निकला था। कहां से निकला था, मैट्रिक्स से, और फिर मैट्रिक्स में आ गया, ठीक है। इतना तेज फोर्स लगता है कि प्रोटॉन अगेन मूव इनसाइड ऑफ मैट्रिक्स। ड्यूरिंग दिस कंडीशन ADP प्लस PI मिलके क्या फॉर्म कर लेते हैं, तो अपन बोलते हो ATP, और इसी को क्या बोलते हो, एनर्जी। और बार बार माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी डेवलप होता रहता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। और इसी एनर्जी को लेके हम लोग को जो भी काम करना है, बोलना है, पढ़ना है, देखना है, चलना है, ठीक है, सोचना है, जो भी काम है बॉडी का, ठीक है, वो हम लोग ATP लेकर ही करते हैं, ठीक है। बिना ATP का अगर हम लोग के बॉडी में ATP नहीं बनेगा तो हम लोग का बॉडी कोई काम नहीं कर पाएगा, ठीक है, और बॉडी जो है डेड कर जाएगा, ठीक है। तो ATP एनर्जी बार बार डेवलप होता रहता है, इसीलिए अपन बोलते हो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हो, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होता है, तो जो मतलब
पावर हाउस रहता है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है, एनर्जी है। तो इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस में बार बार जनरेट होता रहता है, वो भी एक तरीके का एनर्जी है। तो इसी तरीके से जो पावर हाउस है उसका रिलेशन अपन माइटोकॉन्ड्रिया से करते हैं। क्यों? क्योंकि पावर हाउस में भी क्या जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, एनर्जी जनरेट हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या जनरेट हो रहा है, एनर्जी जनरेट हो रहा है। कैसे जनरेट हो रहा है, तो आप समझ पा रहे हो कि प्रोटॉन मैट्रिक्स से पंप हो गए, कहां पे आ गए, इनर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आ गए, दो मेम्ब्रेन के बीच में आ गए। ठीक है, इतना तो क्लियर हुआ। देन ऑल प्रोटॉन मूव्स टुवर्ड द क्रिस्टल। दूसरा पॉइंट क्या होगा, ऑल प्रोटॉन मूव्स टुवर्ड द क्रिस्टल। ठीक है, हर एक प्रोटॉन क्रिस्टल के साइड में मूव किया। उसके बाद थर्ड पॉइंट, ऑल प्रोटॉन मूव्स टुवर्ड द क्रिस्टल। अगर क्रिस्टल पे सब प्रोटॉन आ गए तो क्या क्रिएट कर दिए, पीएमएफ। एंड देन प्रोटॉन क्रिएट पीएमएफ, प्रोटॉन मोटिव फोर्स, पीएमएफ क्रिएट कर दिया। फोर्थ पॉइंट क्या होगा, पीएमएफ के वजह से ड्यू टू द पीएमएफ प्रोटॉन अगेन मूव इनसाइड अ मैट्रिक्स, अगेन मूव इनसाइड अ व्हाट, मैट्रिक्स। ड्यूरिंग दिस कंडीशन एडीपी एंड पीआई meet together and form ATP with the help of enzyme ATP synthase। इस एंजाइम को मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूँ ताकि डायग्राम और गंदा हो जाए, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ ATP synthase। तो इतना क्लियर हुआ, ठीक है सबको। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं कि कोई मतलब इस तरीके का डाउट हो गया, कोई डाउट नहीं। सिंपल सा कॉम्प्लेक्स से प्रोटॉन जो मूव कर गया इनर में माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, उसके बाद प्रोटॉन मूव टुवर्ड द क्रिस्टल एंड क्रिएट ए फोर्स पीएमएफ, और पीएमएफ की वजह से प्रोटॉन फिर मैट्रिक्स में मूव कर गया। उसी मिड में क्या बन गया, एडीपी प्लस पीआई मिल करके एंजाइम के प्रेजेंस में क्या बना लिए, एटीपी। और बार बार एक प्रोसेस होता रहता है और एनर्जी डेवलप होती रहती है, इसीलिए बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, और इसी एनर्जी को लेकर अपन जो काम करते हैं, जो भी काम हो, चलना फिरना, बोलना, झगड़ा करना, ठीक है, हंसना, देखना, जो भी है सब इसी एटीपी को लेके करते हैं। ठीक है, और एटीपी एनर्जी करेंसी है। ठीक है, अच्छा कुछ स्टूडेंट को एडीपी का फुल फॉर्म नहीं पता है तो देख लेते हैं एडीपी। तो एडीपी का फुल फॉर्म क्या हुआ, मैं इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, जिसको नहीं पता है वो मेंशन कर लेगा एडीपी। कई लोग को हो सकता है नहीं पता, कोई बड़ी बात नहीं है एडीपी। तो एडीपी को क्या लिखेंगे, एडिनोसिन, एडिनोसिन या एडिनोसाइन, कुछ भी प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, और एक चीज मैं लिखा हूं पीआई, तो इसको अपन लिख रहे हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म सबको पता होगा, एटीपी, इसका फुल फॉर्म क्या है, टी है तो ट्राई, डी है तो डाई, डाई मीन्स दो, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। क्या बोल रहे हैं अपन, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, तो एडीपी, एटीपी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पीआई तो सिंपल है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, क्रिस्टल वगैरह कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया मतलब पीएमएफ क्या कर रहा है और कैसे एटीपी डेवलप हो रहा है, ये आपको जो है पता होना चाहिए कि कैसे एटीपी डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो क्लियर हुआ एटीपी कैसे डेवलप हो रहा है। कुछ क्वेश्चन आएगा तो आप बता पाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। ठीक है, मैं हटा रहा हूँ इन लोगों को, और इसमें अगर कोई किसी को डाउट होगा तो आप जो है बोल देना, बाद में एक बार और मैं रिवाइज कर दूंगा। वैसे डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल से चीज है, मैं बड़े डायग्राम से सबको जो है बता दिया। ठीक है, तो डाउट नहीं होना चाहिए। और माइटोकॉन्ड्रिया का लोकेशन क्या है, कहाँ पे, कोई बोलेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे है, तो कहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस सेल के डायग्राम में देख के बताओ, साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो अपन बोलते हो साइटोप्लाज्म में। तो प्लेस क्या होगा माइटोकॉन्ड्रिया का, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो एक पॉइंट भी लिख सकते हैं प्लेस करके। ठीक है, एक पॉइंट लिख सकते हैं प्लेस साइटोप्लाज्म। इसीलिए मैं डायग्राम वगैरह ये सब बार बार बनाता रहता हूँ ताकि आपको क्लियर है। ठीक है, प्लेस क्या है, साइटोप्लाज्म। ये हो गया, मैं हटा रहा हूँ इन लोगों को। माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब्स साइकिल में हेल्प करता है, और माइटोकॉन्ड्रिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। वो आपके लेवल पे नहीं है।
कुछ क्वेश्चन अपन जो है मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आपको लगा के जो है मेरे को बताना है, ठीक है। यानी कि मतलब बताया नहीं, कमेंट करके जरूर बताना किसका कितना जो है सही हो रहा है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है आप जो लगाएंगे तो मेरे को पता चलेगा आपकी पढ़ाई ठीक है, ठीक है। अगर नहीं लग पा रहा है तो प्रॉब्लम है, ठीक है। क्वेश्चन लिखेंगे, विदाउट membrane bound cell organelles. Mitochondria, ribosome, ER, Golgi body. Next one, ER attached with mitochondria, Golgi, inner membrane of nucleus. The outer membrane of nucleus. चलो इसको ऐसे कर देते हैं। नेक्स्ट, क्रेब साइकिल occurring next, name of double membrane bound cell organelles. Option ribosome and Golgi, Golgi and ER, SPR and mito, only mitochondria.
नेक्स्ट, this cell organelle is called suicidal bed. Here Golgi, Mito, lysosome contain carbohydrates, lipase, protease, और चलो ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। आप जो इतना ही करके बोलना, ठीक है। फिर अपन और सेल ऑर्गेनाइज पूरा करेंगे तो और आगे जो है अपन क्वेश्चन बना के देंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।